हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो से एक नई बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रहने वाली है आपकी मार्केटिंग। मार्केटिंग के नाम से चलती हो, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग या फिर प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, तीनों में ही आप लोग का सिलेबस पूरा सेम है। तो अगर आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो भी आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो थ्योरी है वो आप लोग को मैं पढ़ाऊंगी। इसके एमसीक्यूज पहले भी मैं आप लोग को सॉल्व करवा चुकी हूँ, जो कि अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज जो जो बच्चे नए हैं, नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, उन लोगों की तैयारी के लिए या फिर जो एमबीए भी कर रहे हैं मार्केटिंग से, उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये मार्केटिंग। और इसमें से आपके आगे आप जब पीजी में जाएंगे या फिर आगे जो आप नेट की तैयारी भी अगर कर रहे हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मार्केटिंग से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसको अच्छे से पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में एज इट इज बनते हैं। चाहे डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका हो या फिर ऑब्जेक्टिव पेपर हो, दोनों में ही आपको बेसिक चीजों को पढ़ना जरूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर इसका फर्स्ट चैप्टर विपणन विचारधारा के नाम से जो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इसमें कि हमें पढ़ना है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, और हो जाएगा एज ए बिजनेस फंक्शन। तो एक मार्केटिंग में एक बिजनेस के कार्य की तरह क्या मार्केटिंग की भूमिका होती है उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं। और भी किसी सब्जेक्ट पर आपको एमसीक्यूज या फिर डिटेल वीडियोज या फिर जो डिस्क्रिप्टिव वीडियोस चाहिए हैं तो भी उस सब्जेक्ट का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पर मैं पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगी। तो पीडीएफ अगर चाहिए है, जो जो चैप्टर मैं पढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कराती जाऊंगी। तो कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख दीजिएगा, तो आप लोग को तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी और टेलीग्राम चैनल को वहीं से ज्वाइन भी कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि विपणन या विपणन विचारधारा होती क्या है। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। आज के टाइम में जितना भी आपकी इकोनॉमी में जो कुछ भी बिजनेस चल रहा है, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है और जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो बिजनेस है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा हो, चाहे बिजनेस का काम हो रहा हो, सारी चीजें ही एक अच्छी मार्केटिंग पर डिपेंड करती हैं। आज के टाइम में बेकार से बेकार चीज बेची जा सकती है अगर आप उसकी मार्केटिंग अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से जो कस्टमर है वो सोशल मीडिया के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, इन सब चीज़ों से कनेक्ट होकर के चीज़ों को खरीद रहा है या इन्फ्लुएंस होकर के उनसे चीज़ों को परचेज कर रहा है। तो मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल आज के टाइम में है। तो होती क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक की क्या होता है विपणन। हिंदी में इसको विपणन कहते हैं, इंग्लिश में मार्केटिंग कहलाती है। तो जो हम वस्तुओं को क्रय करते हैं या फिर विक्रय करते हैं, सिंपल से शब्दों में इसका मीनिंग लगाया जाता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो उसे आप मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन विपणन विशेषज्ञ इसका अर्थ वस्तु के क्रय विक्रय तक सीमित नहीं करते, बल्कि क्रय विक्रय से पूर्व एवं पश्चात की क्रियाओं को भी इसका एक अंग मानते। पूर्व की क्रिया का मतलब क्या होगा कि जब एक आइडिया आता है किसी वस्तु को बनाने का, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, कि किस तरह से उसको बनाना है, एक नया आइडिया। क्योंकि आज के टाइम में इतने ज़्यादा मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं कि आपके पास चॉइसेस बहुत हैं। आप को अगर एक कंपनी की चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, आप फॉरन ही स्विच कर जाएंगे दूसरी कंपनी पर। तो नए नए आइडियाज़ आना जिससे कि नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, जो अभी कस्टमर्स की हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से शुरू होकर के मार्केटिंग का काम शुरू हो जाता है और वस्तु को बेचने तक। पश्चात का क्या मतलब है, आफ्टर की बात हो रही है। तो जब आप जो भी परचेज किया उसको है कस्टमर ने, उसके बाद भी जो बाद में उसकी सेवाएं दे दी जाती हैं, जैसे कि इंस्टॉलमेंट वगैरह करना है या कोई क्वेरी है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है या 1 साल की गारंटी या वारंटी दी जा रही है, वो चीज़ें जो है वो आफ्टर वाली आ जाती है, आफ्टर सेल की यानी पश्चात की आ जाती है। तो उन सारे ही कार्यों को क्या माना जाता है, अब विपणन माना जाता है, मार्केटिंग माना जाता है। इसके अलावा कुछ विद्वान तो क्या करते हैं, क्रय विक्रय के अलावा भी सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने को भी विपणन का एक प्रमुख कार्य मानते हैं। यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा भी होगा CSR के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उनकी ये भी दायित्व है कि ऐसे प्रोडक्ट को बनाएं जो कि समाज के हित में हो। यानी कि कुछ मापदंड बना रखे हैं, स्टैंडर्ड बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, फसाई ने, इसको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को बनाना है कि वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए लोगों की सेहत के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। तो वो आपका CSR में आ जाता है।
इस प्रकार विपणन का कोई सामान्य अर्थ या परिभाषा नहीं है, अतः हमने अध्ययन की सुविधा के लिए विपणन के अर्थ को दो भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। इसमें पुरानी या संकीर्ण यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच हो जाती है और नई विचारधारा यानी कि मॉडर्न अप्रोच हो जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो कि संकीर्ण यानी कि नैरो उसमें दी गई हैं डेफिनेशन, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्रय विक्रय को ही शामिल किया गया। जैसे कि यहाँ पर प्रोफेसर पाइल की डेफिनेशन है, इसमें सिर्फ क्रय और विक्रय को ही शामिल कर रहे हैं और कुछ भी शामिल नहीं किया जाता। कि मेनली क्या करना है, हमको ये देखना है कि हम परचेज कैसे करें और सेल कैसे करें। क्योंकि रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तभी उस पर काम करेंगे, उसके बाद उसको हम सेल करेंगे। तो सिर्फ मेन हमारा काम होना चाहिए क्रय विक्रय। इसके अलावा जो अन्य क्रियाएं होती हैं, परिवहन, भंडार, वित्तीयस्था, जोखिम, विपणन, इन यहाँ पर जोखिम तक, इन सबको विपणन की परिभाषा में हम शामिल नहीं करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ क्रय विक्रय करना है जो परंपरागत या फिर पुरानी विचारधारा थी उसमें। इसी तरह टाउसले क्लार्क की डेफिनेशन दे रखी है कि विपणन में वो सभी प्रयत्न शामिल हैं जो वस्तु और सेवाओं के स्वामित्व हस्तांतरण को प्रभावित करते हैं, उनके भौतिक वितरण की व्यवस्था करते हैं। बस यहीं तक ही शामिल किया जाएगा, इसके आगे कुछ भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे विपणन में। यहाँ पे इंग्लिश में भी दे रखी है, आप देख सकते हैं। बस अप्रैल की जो है मार्केटिंग कंप्रोमाइजेस बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज, यानी कि सिर्फ बाइंग और सेलिंग को ही शामिल किया गया है। इसके अलावा टाउसले क्लार्क की है कि marketing consists of those efforts which affect transfer in the ownership of goods and services and which provide for physical distribution। बस इतने को ही सिर्फ शामिल किया गया है मार्केटिंग में। और ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। वैसे तो पीडीएफ भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगी जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसको परचेज करना तो जो टैग प्रोडक्ट में जाइएगा वहाँ पर इस बुक का लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से इसको परचेज भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है और बहुत अच्छा इसमें दे रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आप लोग चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट आप लोग परचेज भी कर लीजिएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, मिचल की भी बहुत ही सिंपल सी है। विपणन में वे क्रिया शामिल की जाती है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से उपभोक्ता के भाव से संबंधित होती है। इसमें भी दो ही चीजों को शामिल किया गया, उत्पादन और उपभोग, बस दो ही चीजें आ गई। उत्पादन के लिए आपको क्रय करना पड़ेगा और विक्रय करेंगे तभी तो लोग उपभोग कर पाएंगे, तो वही दो चीजें आ जाएंगी बेसिकली। उसके बाद है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डिफिनेशन। विपणन का अर्थ व्यापारिक क्रियाओं के पूरा करने से है या क्रिया वस्तु और सेवा के उत्पादक से उपभोक्ता या प्रयोगकर्ता तक के भाव को निर्देशित करती है। तो जितनी भी डिफिनेशन आप पढ़ते जाएंगे आप यही देखेंगे कि बेसिकली दो ही चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। कौन सी दो चीजें हैं, क्रय और विक्रय को शामिल किया गया। परंपरागत की अगर हम बात करते हैं तो फिर है कि उपयुक्त सभी परिभाषाएं पुरानी विचारधारा या परंपरागत विचारधारा का प्रतीक है, क्योंकि उनमें मुख्यतः वस्तु के उत्पादन क्रय विक्रय की ही बात कही गई है। लेकिन आजकल की बात अगर हम करें तो उत्पादन क्रय विक्रय की क्रियाओं को ही नहीं जोड़ते, बल्कि इसके अलावा भी विपणन का काम, मार्केटिंग का काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अभी आप जब इसके फंक्शंस पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मार्केटिंग आज के टाइम में क्या क्या कर रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ है इसमें जो आप लोग को सोशल मीडिया से भी जोड़ करके या एडवर्टाइजमेंट जिस तरह से हो रहा है सबसे जोड़ करके बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। तो लास्ट तक वीडियो को भी देखिएगा और आगे जितने भी वीडियोस आएंगे इसकी प्लेलिस्ट एक अलग से बनेगी, सारी ही वीडियोस को देखिएगा। आप देखेंगे किस तरह से कस्टमर आज के टाइम में चीज़ों को परचेस करता है और आप खुद ही कस्टमर हैं तो किस तरह से आपको भी साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया जाता है और आप आसानी से उन चीज़ों को खरीद लेते हैं जिसकी या तो आपको नीड नहीं होती है या आपके जितना आप पे कर रहे हैं उतना आपको नहीं दे रही होती हैं, संतुष्टि नहीं दे रही होती है, यूटिलिटी नहीं मिल रही होती है। तो आप देख पाएंगे बहुत अच्छे से। सेकंड पॉइंट है किसी प्रकार आजकल विक्रय के बाद भी कुछ सेवाएं दी जाती हैं। विक्रय के बाद से जैसे मैंने बताया वारंटी गारंटी दी जाती है या कोई मेंटेनेंस है, खराब है, रिप्लेसमेंट की है, ये सारी चीजें हैं। पुरानी विचारधारा में उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया है, जबकि ये सभी परिभाषा जो है वस्तु अभिमुखी हैं। लेकिन ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के टाइम में क्या होता था कि मैन्युफैक्चरर बहुत कम थे, कंपनीज कम थी, तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होते थे। जैसे कि अगर आप डिटर्जेंट पाउडर की हम बात करें, पहले के टाइम में बहुत ही गिनती की एक एरियल सुनने में आता था, आप लोग को अगर याद हो तो एक एरियल पाउडर सुनने में आता था जो कि काफी कॉस्टली माना जाता था, थोड़ा सा कॉस्टली ब्रांड होता था। और इसके अलावा जो आते थे, निरमा बहुत सुनने में आता था। आप सब लोग को इसका जो सॉन्ग है वो याद भी होगा, वॉशिंग पाउडर निरमा वाला। घड़ी बहुत सुनने में आता था। तो ये दो तीन ही थे जो ज्यादा सुनने में आते थे। रिन एक आता था, रिन और एरियल, ये दोनों था थोड़े एक्सपेंसिव होते थे और ये निरमा और जो घड़ी पाउडर होता था थोड़ा सा सस्ता होता था, चीपर होता था कंपेयर टू ये जो एरियल है या फिर रिन है।
लेकिन आज के टाइम में बात करिए तो अनलिमिटेड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। इतने प्रोडक्शन जो है मैन्युफैक्चरर हैं जो इसी पे चीज़ें बना रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। आपको एक चीज़ अगर महँगी लग रही है तो आप दूसरी परचेज़ कर सकते हैं, तीसरी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो चुके हैं, हर प्राइस रेंज में अवेलेबल हो चुके हैं। तो आज के टाइम में क्या है, आप सिर्फ़ वस्तु अभिमुखी नहीं हो सकती, प्रोडक्ट को के थ्रू ही आप सेल नहीं कर पाएँगे। आपको क्या करना है, कस्टमर की नीड को भी अंडरस्टैंड करना है कि इस टाइम पर जो उपभोक्ता है वो किस तरह की वस्तु चाह रहा है। उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे वॉशिंग मशीन आई तो वहाँ पर इस पाउडर का काम नहीं था, तो उसके लिए क्या आया, लिक्विड में अब आने लगा डिटर्जेंट। तो जैसे-जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो जो भी कंपनियाँ हैं उसको समझ करके वैसे-वैसे चीज़ें हमें प्रोवाइड करा रही हैं, उसी तरह से हम उसको परचेज़ कर पा रहे हैं। तो आपका काम सिर्फ़ जो है प्रोडक्ट को बनाकर देना नहीं है, प्रोडक्ट में अपने चेंजेस करना भी है, नया-नया आविष्कार करना भी है, नए-नए तरीके से उस प्रोडक्ट को लेकर आना भी है, जो जिससे कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीद सके। तो अब आपके सामने बहुत अच्छे से आ गया होगा कि पहले के टाइम में और अब के टाइम में डिफ़रेंस क्या हो गया है। फिर आ जाता है, यही नहीं, कुछ विद्वान तो और भी अधिक प्रगतिशील हैं और उत्पादन, क्रय विक्रय, विक्रय के बाद सेवा के उपरांत भी सामाजिक उत्तरदायित्व को भी इसका एक अंग मानते हैं। तो पूरी तरह से समरी की समझ लीजिए, जो डेफिनेशंस आपने पढ़ी या जो पुरानी या परंपरागत विचारधारा है, उसकी ये पूरी एक समरी थी। इसके अलावा भी एक उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि नोकिया के जो फ़ोन्स थे, बहुत ही अच्छे फ़ोन्स थे और कितने ज़्यादा मतलब क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी कि अगर गिर भी जाता था, तो उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होता था। आजकल के फ़ोन को गिरा कर देखिएगा और यानी क्या होता है, उसकी जो डिस्प्ले होती है वो चली जाएगी। लेकिन वो जो फ़ोन थे उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या था, जैसे-जैसे चेंजेज़ हुए, स्मार्टफ़ोन्स आए, वो उस मार्केट में नहीं रुक पाए, जिसलिए क्या होगा, धीरे-धीरे वो मार्केट से गायब हो गए। कीपैड वाले फ़ोन तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो टच स्क्रीन वाले फ़ोन के साथ अपना जो एक कॉम्पिटिशन था वो नहीं रख पाए। तो क्या होता है कि जैसे-जैसे डिमांड बढ़ी, जैसे-जैसे चेंजेज़ आए, उस चेंजेज़ के साथ वो बने नहीं रह पाए, इसलिए मार्केट से बाहर हो गए। तो आज के टाइम में अगर मार्केट में बने रहना है तो कस्टमर की नीड को समझना, जो अभी आ रही है प्रॉब्लम्स को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आपके ये समझ लीजिए डिफरेंस था क्या कि पुरानी विचारधारा और आज की विचारधारा में। तो पुरानी तो आपने पढ़ ली, अब आ जाते हैं हम आधुनिक विचारधारा में कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, तो विपणन की आधुनिक या नवीन या विस्तृत विचारधारा क्या कहती है कि प्रोफेसर स्टार्टन की डिफिनेशन देख लीजिए कि विपणन का अर्थ उन पारस्परिक व्यावसायिक क्रियाओं की संपूर्ण प्रणाली से है जो कि वर्तमान व संभावित ग्राहकों को उनकी आवश्यकता संतुष्टि की वस्तुओं और सेवाओं के बारे में योजना बनाने, मूल्य निर्धारित करने, संवर्धन करने और वितरण के लिए की जाती है। यानी कि जो अभी के कस्टमर हैं या भविष्य में आपके कस्टमर बन सकते हैं, पोटेंशियल कस्टमर जिनको बोला जाता है, तो भविष्य में जो कस्टमर बन सकते हैं उन सबकी नीड्स को किस तरह की चीज़ें उन्हें चाहिए हैं, उनकी वांट क्या होगी उसको समझते हुए योजना बनाते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं और प्रमोशन का काम करते हैं और उनको अवेलेबल करवाते हैं। पहले के लिए चीज़ें खरीदने के लिए आपको मार्केट जाना पड़ता था। आज के टाइम में क्या है, सारी ही चीज़ें आप डायरेक्ट कंपनी से भी परचेज़ कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं या फिर जो अ, जो ई-कॉमर्स की कंपनीज़ हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, इन सब के थ्रू भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान हो चुका है आज के टाइम में चीज़ों को खरीद पाना। तो ये हो जाएगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट कि आज के टाइम में जैसे-जैसे चेंजेज़ आए उसको अंडरस्टैंड करके कंपनियों ने अपने आप को बदला है और साथ में मार्केटिंग का काम भी जो है वो बढ़ गया है। सबसे अच्छी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन प्रोफेसर पाल मजूर की है, विपणन समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है। और किसमें सारी ही चीज़ों को इंक्लूड कर लिया जाता है, मेन जो होगा वो कस्टमर पर ही डिपेंड करता है। जो पुरानी परंपरागत विचारधारा थी वो वस्तु अभिमुखी थी, आज की क्या है उपभोक्ता अभिमुखी है। जो उपभोक्ता है, जो कस्टमर है वो मार्केट का राजा कहलाता है। जो जैसा कस्टमर चाहेगा वैसा प्रोडक्ट बना करके कंपनियों को देना होगा, अदरवाइज़ वो कंपनियाँ मार्केट से बाहर हो जाती हैं। दूसरी है मैल्कम मैकनायर की, विपणन से अर्थ जीवन स्तर का सृजन करने एवं उसे उपलब्ध करने से। सेम वैसे ही है, दोनों डिफिनेशंस बहुत छोटी-छोटी सी हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहा है इसको याद कर लीजिए और अगर आपका ऑब्जेक्टिव भी पेपर होना है तो भी इसको याद करिएगा क्योंकि ये डिफिनेशन आपसे लिखी जाएगी और पूछेगा किसकी है, तो आपको बताना होगा। तो ये छोटी-छोटी डिफिनेशन से एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इसको ज़ोर से नोट कर लीजिएगा। प्रोफेसर हेंसन की है, विपणन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं की खोज करने एवं उस खोज को वस्तुओं और सेवाओं के विशेष विवरणों में परिणत करने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें इन वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग उत्पन्न की जाती है और फिर इस मांग में वृद्धि की जाती है। तो मेनली ये आ जाएगा, जितनी भी डेफिनेशंस आप पढ़ेंगे आप ये देखेंगे कि अ, काम क्या होगा, स्टार्ट से एंड तक जो वस्तुएँ हैं, कैसे उसे बनाना है, आइडिया जब आ रहा है, उसको बनाना किस तरह से है,
बनने के बाद कैसे उसको जो स्टोर करके रखना है, कैसे उपभोक्ता तक पहुँचाना है, पहुँचाने के बाद कितना मूल्य डिसाइड करना है, प्राइस कितना रखना है और उसके बाद में जो है आफ्टर उसके बाद भी हमें किस तरह से अपने कस्टमर का फीडबैक लेना है और जो भी उसकी क्वेरीज़ हैं उसको सॉल्व करना है। यहाँ पर कंडेंस्ड स्टील एवं गोवानी की बहुत अच्छी है, इसको भी देख लीजिए। ये विपणन एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाज़ारों की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुएँ बनाई जाती हैं और उनके स्वामित्व का हस्तांतरण किया जाता है। तो इस परिभाषा में क्या-क्या है कि बाज़ारों की माँग के अनुरूप हम बना रहे हैं, तो हम कस्टमर का ध्यान रख रहे हैं। बाज़ार किससे बनता है? जो क्रेता हैं, कस्टमर्स हैं, जो परचेज़ कर रहे हैं उनसे बनता है तथा वस्तुओं व सेवाओं का हस्तांतरण या दोनों बातें विपणन की भाषा में आती हैं कि किस तरह से हमें उन्हें प्रोवाइड कराना है जिससे कि आसानी से वो परचेज़ कर सकें। तो अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह के प्रोडक्ट हैं। तो कई तरह के होते हैं, हाँ, आपने पढ़े भी होंगे, आपने सुना हो टिकाऊ वस्तुएँ होती हैं, डेली यूज़ की वस्तुएँ होती हैं। तो अलग-अलग जो वस्तुएँ हैं, प्रोडक्ट हैं, उनके अलग-अलग मार्केट होते हैं। तो अलग-अलग तरीके से उसकी स्ट्रैटेजी भी तैयार की जाती है। आगे आपको पढ़ेंगे उसे और डिटेल में जब तो वहाँ पर हमारा अलग से चैप्टर है इसका, वहाँ पर देखेंगे। तो ये है कंडे क्रिस्टियन गोवानी की। ये इंग्लिश में भी दे रखी है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, वो भी देख सकते हैं इसको। अब निष्कर्ष क्या निकलते हैं, एक बार वो देख लीजिए कि इन परिभाषाओं में उपभोक्ता प्रधान है अर्थात उपभोक्ताओं की इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप ही उत्पादन किया जाता है। पहले ही बताया था कि जो परंपरागत विचारधारा है वस्तु अभिमुखी है और जो आधुनिक विचारधारा है वो उपभोक्ता प्रधान है। फिर है विपणन एक व्यावसायिक क्रिया है। इसको किस तरह की क्रिया माना गया? व्यावसायिक। विपणन कार्यक्रम वस्तु के बनाने संबंधी विचार से प्रारंभ होता है। मैंने पहले ही बताया आइडिया जनरेशन जो होता है कि किस तरह के प्रोडक्ट हमको बनाना है, किस तरह का कोई आपका आइडिया आया है कि आपको ये नया काम करना है, वहां से इसका शुरू हो जाता है काम विपणन। और कब तक चलता है? वस्तु के बन जाने, बिक जाने पर ही समाप्त नहीं होगा, उसके बाद भी चलता रहेगा आफ्टर सेल जो भी सुविधाएँ दी जा रही हैं वो। जनसाधारण के रहन-सहन का स्तर निर्मित करना एवं उसमें वृद्धि करना विपणन का एक अंग माना गया है। यह परिभाषा ना तो वैधानिक है, ना आर्थिक बल्कि उपभोक्ता संतुष्टि पर आधारित है। इसमें लाभ प्राप्ति के लिए उपभोक्ता संतुष्टि अनिवार्य है। उसमें क्या था कि हमको अपना ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु विक्रय करनी थी और लाभ प्राप्त करना था। यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म में तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बेच पाएँगे, लेकिन कोई भी उपभोक्ता आप ही समझ लीजिए कस्टमर है, किसी भी प्रोडक्ट को एक बार खरीदा आपने, अगर आपको पूरी तरह से उससे सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो दोबारा आप नहीं खरीदेंगे। तो एक बार की तो सेल की जा सकती है, शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट मिल जाएगा अगर हमने उपभोक्ता को, कस्टमर को अनदेखा किया तो। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हमें अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश करना है, तो हमको लॉन्ग टर्म में देखना होगा कि उसको सैटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उपभोक्ता संतुष्टि के बिना आज के टाइम में कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव मार्केट में नहीं कर सकता है। इसलिए उपभोक्ता संतुष्टि से ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर कस्टमर सैटिस्फाई हो रहा है तो अगर स्टार्टिंग में प्राइस कम रख कर भी आपने मार्केट में अपनी जगह बना ली, उसके बाद प्राइस बढ़ा दिए, तब भी वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। क्यों? क्योंकि एक तो आदत भी हो जाती है, हैबिट हैबिट हो जाती है उस चीज़ को वैसे ही यूज़ करने की और इसके अलावा प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी को सैटिस्फाई कर रहा है इसलिए भी आप उसको परचेज़ करेंगे। तो ये सारी अब आपकी समझ में आ गया होगा परंपरागत विचारधारा और आधुनिक विचारधारा क्या थी? बहुत अच्छे से दोनों ही तरह चीज़ें किसमें क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट थी? परंपरागत विचारधारा में केवल क्रय विक्रय और विक्रय को शामिल किया गया, आधुनिक विचारधारा में सारे ही पॉइंट्स आपके आ गए, इन सबको शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है इसके अलावा कि विपणन विचारधारा संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण वेरियस व्यूज रिगार्डिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें अलग-अलग आपसे पूछा जाएगा कि वितरण संबंधी विचारधारा क्या है, उपभोक्ता के सृजन संबंधी विचारधारा क्या है, तो इसको दूर से देखना है हमें। तो आइए इसमें एक-एक पॉइंट को देखते चलते हैं। पहला है वस्तु और सेवाओं के वितरण संबंधी विचारधारा। क्या कह रहा है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्सेप्ट। कि वितरण संबंधी विचारधाराओं को स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वानों ने विपणन में केवल उन क्रियाओं को ही सम्मिलित करने पर विचार व्यक्त किया है जो वस्तु एवं सेवाओं को निर्माता से उपभोक्ता तक पहुंचाने में की जाती है। मतलब कहने का है वितरण यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन से यहीं से समझ में आ गया। वितरण हो जाता है यानी कि जब आपने प्रोडक्ट को बना लिया अब कैसे आप उसे कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, यही उससे रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सब विपणन में शामिल हो जाती हैं। ये जो कौन सी विचारधारा कह रही है? गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्सेप्ट कह रहा है। तो अलग-अलग वैज्ञानिकों ने यहाँ पर दिया होगा, तो ये टाउसले क्लार्क एंड क्लार्क की है। ये विपणन में वे सभी प्रयत्न शामिल हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के स्वामित्व हस्तांतरण को प्रभावित करते हैं और भौतिक वितरण की व्यवस्था करते हैं, ये इन्होंने कहा है। मेनली कहने का मतलब ये है कि किस तरह से बने हुए प्रोडक्ट को हमें उपभोक्ताओं तक पहुँचाना है
भौतिक वितरण किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाएँगी वस्तु और सेवाओं के वितरण संबंधी विचारधारा। अब इसमें पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। इन विचारधाराओं की मान्यता समाप्त हो चुकी है और इनको पुरानी विचारधारा का प्रतीक माना जाता है। इसी बात को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि विचारधारा क्या है, संकीर्णता लिए हुए है। आलोचना किस बेस पे करी गई है कि विपणन कार्य जो है वस्तु के निर्मित हो जाने के बाद ही प्रारंभ। अभी जैसे मैंने बताया कि बन गई है, अब उपभोक्ता तक पहुंचाना है, तो पहुंचाने तक उसके बीच के जो कार्य हैं वो सारे शामिल कर लिए जाएंगे। तो क्या है, एक इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से शामिल नहीं हो रही, क्योंकि बनने के बाद से शुरू हो रही है। फिर आ जाता है, इस विचारधारा में विक्रय के बाद दी जाने वाली सेवाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, यानी कि सिर्फ काम कितना है, वस्तु को बना लो, उसके बाद उपभोक्ता तक पहुंचा दो, उसके बाद से आपको मतलब नहीं है, तो वो भी इनकम्प्लीट हो जाती है आज के अकॉर्डिंग अगर देखी जाए तो। फिर आ जाता है, इस विचारधारा की आलोचना इस प्रकार की जाती है कि यह विचारधारा इस बात पर केंद्रित है कि जो कुछ भी निर्माता द्वारा बनाया जाएगा वो ग्राहकों द्वारा क्रय कर लिया जाएगा। यानी कि ये सोचा जा रहा है कि आपने जो कुछ भी बनाया है सब उपभोक्ता क्रय ही कर लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होगा कि डिपेंड भी करता है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं। मौसमी बना रहे हैं तो डिपेंड करेगा, सीज़नल है तो सीज़न के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर सेल होगी, काफ़ी प्रोडक्ट बाद में आपके बच भी सकते हैं। किस तरह का प्रोडक्ट है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो वस्तु अभिमुखी के लिए तो ठीक है, लेकिन आज के टाइम में क्योंकि उपभोक्ता अभिमुखी है, तो वहाँ पर ये वाले विचारधारा सही नहीं है। ये विचार उस समय के लिए उचित थे जबकि उद्योग एवं व्यापार तथा संदेश वाहन एवं परिवहन साधनों का अधिक विकास नहीं हुआ था तथा उपभोक्ताओं का जीवन स्तर एवं उसकी आय कम थी। तब तो इस तरह से हम मान सकते थे क्योंकि लिमिटेड लोग थे, लिमिटेड प्रोडक्ट होते थे, तो वहाँ पर आप सोच सकते थे। आज के टाइम में अगर हम सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर वर्ल्ड लेवल पे देखिएगा तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। अलग-अलग बाहर की कंपनियाँ हमारे इंडिया में आकर के अपने आप को बनाना चाहती हैं क्योंकि यहाँ पर उनको एक बड़ा मार्केट दिख रहा है हर तरह से। फूड इंडस्ट्री भी देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी देख लीजिए, हर तरह से आईटी सेक्टर भी, हर तरह से इंडिया जो है एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। तो वहाँ पर इस दशा में आपके लिए लोगों के जीवन स्तर को भी ध्यान में रखना और उनकी आय को भी ध्यान में रखना, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। इस विचारधारा में सामाजिक उत्तरदायित्व का कोई स्थान नहीं है, जबकि आजकल सामाजिक उत्तरदायित्वपन का एक प्रमुख अंग बन चुका है। क्योंकि ये चीज़ देखना है कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है हमको, इस तरह के बनाना है जो समाज को जीवन स्तर प्रदान कर सके, कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करवाना है। तो ये हो जाती है आपकी वस्तु एवं सेवा के वितरण संबंधी विचारधारा। अब दूसरी आ जाती है उपयोगिताओं की सृजन संबंधी, द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाता है इसमें जो उपयोगिताओं का सृजन, तो इसमें आ जाता है कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, कोई यूटिलिटी जो होती है, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी के बारे में, कि उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको संतुष्टि दे रही होती हैं, इसीलिए हम उसके लिए दाम चुकाना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं, उसको परचेज़ करना चाहते हैं या हम उपभोग करना चाहते हैं, कंज़्यूम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो विपणन है, उन्हीं उपयोगिताओं का सृजन करने की एक प्रक्रिया होती है। ये मत है उपयोगिताओं की सृजन संबंधी विचारधारा का। इसमें जो कन्वर्स, फूजी एवं मिचल हैं, उन्होंने कहा है कि ये अर्थशास्त्र का भाग है जिसमें स्थान, समय एवं अधिकार उपयोगिताओं की संपत्ति की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर जो उपयोगिताएँ होती हैं 4 तरह की बेसिकली होती हैं, यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि उपयोगिताएँ 4 प्रकार की होती हैं। उन चारों प्रकार की उपयोगिताओं का सृजन करने का काम जो है वो विपणन का होता है। कौन-कौन सी होती हैं? आइए वो देख लेते हैं। पहली है यहाँ पर रूप उपयोगिता। इसमें क्या रहेगा कि जब वस्तु का नियोजन विकास किया जाता है तो विपणन की यह क्रिया रूप उपयोगिता का सृजन करना कहलाती है। वस्तु का नियोजन या विकास मतलब क्या है, जब वस्तु को बनाया जा रहा होता है तो वो वाली क्रिया जो होती है, प्लानिंग उसकी की जा रही होती है, किस तरह की वो होगी, उसमें क्या-क्या मानक होंगे, स्टैंडर्ड डिसाइड करना उसके या फिर उसका डेवलपमेंट करना। तो वो सारी क्रियाएँ जो होती हैं रूप उपयोगिता का सृजन होती हैं। फिर आता है जब वस्तुओं को विभिन्न माध्यमों से भिन्न विक्रय स्थलों पर बेचने के लिए उपलब्ध कराया जाता है, तो वो स्थान उपयोगिता हो जाती है। यानी कि कोई प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसे होते हैं, जिसको लेने के लिए आप ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहेंगे। जैसे कि जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, जैसे कि मिल्क है, ब्रेड है, ये सब चीज़ें आपके डेली यूज़ की हैं। तो इसको आप लेने की चाहेंगे कि अपने पास के स्टोर से ही आप खरीद लें। आप उसको लेने के लिए 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े। लेकिन अभी वही फर्नीचर आपको खरीदना होगा, तो फर्नीचर खरीदने के लिए आप काफ़ी दूर भी चले जाएँगे, जहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा। तो क्या होगा कि जिस तरह के प्रोडक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही उसको अवेलेबल करवाया जाए। यही हो जाती है स्थान उपयोगिता। उसके बाद है इसी प्रकार विपणन क्रियाओं में जब वस्तु को उसकी माँग से पूर्व ही मध्यस्थों द्वारा अपने स्टॉक में रख लिया जाता है, तो यह क्रिया क्या है, वस्तु में समय उपयोगिता। सही समय पर सही वस्तु तभी अवेलेबल करवाई जा सकेगी जब मार्केट में उसका स्टॉक सही से अवेलेबल होगा। अभी एलपीजी के बारे में कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा ही था, क्या था
स्टॉक की कमी हो गई थी, इसीलिए इतना ज़्यादा क्या था उसकी शॉर्टेज हो गई थी। तो जैसे कि इसके अंतर्राष्ट्रीय कारण है, यहाँ पर सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैंने आपको बताया है, अंतर्राष्ट्रीय कारण है, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एज़ एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि शॉर्टेज जब किसी चीज़ की हो गई, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उसका स्टॉक नहीं रखा गया, तो भी वहाँ पर क्या होता है, सही तरह से अवेलेबल नहीं हो पाएगी, सही समय पर अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो जब सही समय पर अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो वो समर्पकता का सजन है। फिर आ जाता है प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही वस्तु के लिए ज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन किया जाता है, जो वस्तु में स्वामित्व उपयोगिता का सृजन करता है। तो ये 4 तरह की उपयोगिताएँ होती हैं, जिनको सृजन करने का काम ही विपणन का होता है। ये विचारधारा कह रही है उपयोगिताओं के सृजन की विचारधारा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, देख लीजिए कि वास्तव में इसमें कोई दो मत नहीं है कि विपणन क्रियाएँ उपयोगिताओं का सृजन कर वस्तुओं में मूल्य उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए जंगल में पड़ी लकड़ी की कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन जब कोई फर्नीचर निर्माता उसको जंगल से प्राप्त करके काट-छाँट कर मेज़ और कुर्सी का रूप दे देता है, तो वह लकड़ी क्या होगी, उपयोगिता उसकी हो जाती है। और इस प्रकार उस लकड़ी में मूल्य उत्पन्न हो जाता है। सिंपल सी बात है, आप ही के घर में कोई पेड़ था, वो कट गया, उसकी लकड़ी पड़ी हुई है, तो वो लकड़ी अभी आपके लिए इतनी उपयोगी नहीं है। लेकिन उसी लकड़ी से अगर आपने फर्नीचर बना लिया, तो उस फर्नीचर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वही है कि कैसे उसको एक उसका नियोजन करके, उसका विकास करके एक उपयोगिता उसमें सृजित की जा सके, वही है आपकी उपयोगिताओं के सृजन की विचारधारा, जो कि विपणन की है। अब इसमें परिभाषा दी गई है, तो आलोचना भी है आएगी। क्या आलोचना है? दोष क्या था इसका कि विपणन की केवल एक क्रिया को ही व्यक्त करती है, अन्य क्रियाओं पर इनमें ध्यान नहीं दिया जाता। साथ ही उपभोक्ता संतुष्टि सामाजिक उत्तरदायित्व को इन परिभाषाओं में कोई स्थान नहीं दिया गया। इन्हीं कारणों से ये परिभाषा पुरानी विचारधारा मानी गई। इसको भी परंपरागत मान लिया गया। क्यों माना गया? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया गया था कि उपयोगिता का सृजन करो। ये नहीं कहा गया था कि किस तरह से उस सृजन से हमें उपभोक्ता को संतुष्ट करना है या फिर सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना है। तो इसलिए ये भी परंपरागत मानी जाती है। फिर आ जाता है जीवन स्तर प्रदान करने संबंधी। इसमें क्या आ जाएगा, जीवन स्तर से लगाकर परिभाषाएँ दी है, कौन थे? मेन बाल मजूर, आपने मैकनायर की देखी थी, डेफिनेशन ही इन्होंने दी थी जीवन स्तर से संबंधित कि विपणन समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है। अब किस तरह से देगा? इच्छाओं की संतुष्टि अवश्य की जाए, अतः वस्तु नियोजन इसके अंतर्गत आ जाता है। वांछित जीवन स्तर प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि समाज द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु एवं उसकी विशेषताओं को उचित व्यवस्था की जाए। यानी कि जिस तरह इसकी डिमांड समाज कर रहा है, हमको चाहिए है, वैसे प्रोडक्ट हमको प्रोवाइड कराया जाए। आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि मिलावट किस लेवल तक बढ़ चुकी है, सारी ही चीज़ों में। ओरिजिनल कुछ भी नहीं रह गया, हर चीज़ में मिलावट हो रही है। तो क्या समाज से को ऐसा चाहिए? नहीं, हम लोग को चाहिए कि हम लोग को सही और अच्छा प्रोडक्ट दिया जाए, जो हमारी सेहत को, हमारे स्वास्थ्य को, हेल्थ को हानि ना पहुँचाए। लेकिन ऐसा आज के टाइम में नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्या है, तो यही जीवन स्तर है, इस तरह का प्रदान करना। तो जिसके रीज़न ये हो रहा है, रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ रही हैं, बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं, नुकसान पहुँच रहा है। जैसे पनीर के बारे में कुछ टाइम पहले था कि कितना ज़्यादा क्या था, पनीर में मिलावट थी, ओरिजिनल नहीं मिल रहा था। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कंज़्यूम कर रहे हैं, तो आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो वही है कि सही प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि लोगों का जीवन स्तर बढ़ सके। उसके बाद आ जाता है प्रणाली दृष्टिकोण, सिस्टम अप्रोच कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, इसकी परिभाषा किसने दी है? स्टांटर ने दी है कि विपणन का अर्थ उन पारिस्थितिक व्यावसायिक क्रियाओं की संपूर्ण प्रणाली से है, जो कि वर्तमान या संभावित ग्राहकों को उनकी आवश्यकता संतुष्टि की वस्तुओं और सेवाओं के बारे में योजना बनाने, मूल्य निर्धारित करने, संवर्धन करने और वितरण करने के लिए की जाती है। मेनली यहाँ पे क्या है कि व्यवसाय की संपूर्ण प्रणाली से लगाया जा रहा है, क्योंकि सारे ही काम इसमें इंक्लूड कर लिए गए। तो व्यवसाय की संपूर्ण प्रणाली से लगाया जा रहा है, तो इसमें सभी व्यावसायिक क्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं, क्योंकि यह क्रियाएँ पारस्परिक रूप से एक-दूसरे से संबंधित हो जाएँगी तथा एक-दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। तो इसलिए क्या है, प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया गया प्रणाली की जगह पर, जो कि कंडक्ट थर्मल स्टील ने जैसे कि किया है। तो दोनों ही शब्दों को प्रयोग करें आप, मेनली ये है कि ये आधुनिक विचारधारा है, क्योंकि इसमें सारी ही चीज़ों को, सारे ही विपणन के कार्यों को इंक्लूड कर लिया गया है। उसके बाद आ जाता है उपभोक्ता संतुष्टि, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विचारधारा है। उसके बाद आ जाता है उपभोक्ता संतुष्टि, यानी कि कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, ये माना गया है कि उपभोक्ता संतुष्टि ही विपणन क्रियाओं की आधारशिला है, यानी कि हमें ये ध्यान में रखना है कि किस तरह से उपभोक्ता को संतुष्ट करेंगे। तो जब आइडिया जनरेशन का काम होता है, यानी कि जब हम सोच रहे हैं, तो उसमें मेनली यही होता ही है कि हम कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आज के टाइम में कौन सी प्रॉब्लम है लोगों की, उसको हम सॉल्व करने के लिए किस तरह का प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो इसमें पूरी तरह से क्या होता है, कंज्यूमर पर, उपभोक्ता पर ही डिपेंड रहा जाता है, या उसी को ही बेस माना जाता है, आधारशिला माना जाता है। मैकार्थी ने इसकी डेफिनेशन दी है और फिलिप कोटलर ने दी है। और ये किस तरह की है, ये आधुनिक विचारधारा है। तो इसमें अगर आप देखें कि कौन-कौन सी चीज़ें आ रही हैं, तो उत्पादन को ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा।
इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार की वस्तु ग्राहक चाहते हैं उसी प्रकार की वस्तु को बनाकर उनको दिया जाएगा, जिससे कि उन वस्तुओं का विनिमय सुविधा अनुसार हो सके। यानी कि उस विनिमय क्या है, वस्तुओं को एक्सचेंज करना। एक्सचेंज आज के टाइम में हम मनी के उसमें करते हैं, या जो भी परचेज करा वो आपको पैसे देगा और उसके बदले में आप उसको प्रोडक्ट देंगे। फिर आ जाता है ग्राहकों की आवश्यकता इच्छाओं का पता लगाने के लिए अनुसंधान या खोज की जाती है। ग्राहकों के अनुसंधान से प्राप्त सूचना विवरणों के आधार पर वस्तुओं को सेवाओं का उत्पादन होगा, उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये हो जाती है आपकी उपभोक्ता संतुष्टि संबंधी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए कि विपणन की परंपरागत एवं आधुनिक विचारधारा में डिफरेंस क्या होता है। डिस्कशन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट में आपसे पूछा जाएगा अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव हो रहा है तो पहला पॉइंट है उपभोक्ता संतुष्टि, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो आपको पता है जो परंपरागत विचारधारा थी उसमें उपभोक्ता को कोई स्थान नहीं दिया गया था, वो वस्तु अभिमुखी थी, प्रोडक्ट को ध्यान में रखा गया था। तो यहाँ पर क्या है, ये परंपरागत विचारधारा वस्तुओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने की थी, उसमें लाभ मुख्य कारक था। लेकिन आधुनिक में क्या होगा कि उपभोक्ता ही सब कुछ है, उसकी संतुष्टि अनिवार्य है। फिर लाभ कमाना, परंपरागत विचारधारा में क्या था, लाभ कमाना मुख्य कार्य था, लेकिन आज के टाइम में उपभोक्ता को संतुष्ट करके हमको लाभ कमाना है। लाभ तो हमें आज भी कमाना है, बिना प्रॉफिट के बिजनेस चल नहीं सकता ज़्यादा दिन तक, तो आपको लाभ तो अभी भी कमाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट इस तरह से बनाए कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। फिर आता है विपणन कार्यों में पारस्परिक संबंध, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटिंग फंक्शन। पहले के टाइम में क्या था, बहुत ही एक सिस्टमैटिक ढंग से एक स्ट्रैटेजिक तरीके से काम नहीं हो पाता था, लेकिन आज के टाइम में जो काम किया जाता है वो पूरी तरह से एक समन्वित रूप में होता है। सारे जो भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, मार्केटिंग के, सब मिल करके काम करते हैं। तो परंपरागत कार्य क्या थे, पारस्परिक संबंध या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था, लेकिन आज के टाइम में नियोजन एवं समन्वय का बहुत अनिवार्य है और उसी को ध्यान में रख करके काम होता है। फिर आ जाता है उपभोक्ता संचालित, कंज्यूमर ओरिएंटेड है, ये तो आपको समझ में आ ही गया। उपभोक्ता अनुसंधान किया जाएगा जिससे कि हम ये पता कर पाएंगे उपभोक्ता को चाहिए किस तरह की वस्तु है, मार्केट में क्या प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है। उपभोक्ता कल्याण, कंज्यूमर वेलफेयर, जो कि लाभ कमाना नहीं है, हमको उपभोक्ता को संतुष्ट करके ही लाभ कमाना है। और सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आप चित्र देख सकते हैं, एक दे रखा है कि आधुनिक और परंपरागत विचारधारा को निम्न प्रकार चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। परंपरागत में क्या था, वस्तु बनाओ, विक्रय विक्रय संवर्धन करो और विक्रय द्वारा लाभ कमाओ। आधुनिक में क्या है, ग्राहक की आवश्यकताओं का पता लगाया जाएगा, इसके लिए अनुसंधान करेंगे, फिर हम वस्तु बनाएंगे, फिर हम प्रमोशन विक्रय संवर्धन करेंगे, उसके बाद जो है ग्राहक संतुष्टि के द्वारा हम लाभ को कमाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस आपका रहेगा आधुनिक विचारधारा में। तो अब बहुत शॉर्ट में आपने इस फिगर के द्वारा समझ में आ गया होगा आपको कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग के जो परंपरागत और आधुनिक विचारधारा है वो क्या है, और भी बहुत सी विचारधारा जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है उनके बारे में समझा और दोनों के बीच में डिफरेंस को देखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम देखेंगे कि विपणन के कार्य क्या होते हैं, विपणन का महत्व क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसका सेकंड पार्ट भी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और जो बुक्स आपको अगर ये परचेस करनी है तो टैग प्रोडक्ट में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको परचेस कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और भी किसी टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए हो तो उस टॉपिक का नाम, जो सब्जेक्ट है आपका, उसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए या एमसीक्यू वीडियोज़ चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।